देश युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। सोचिए, पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में लगभग 15 लोग शहीद हुए हैं। कुछ भारत के सेना के जवान भी शहीद होने की खबर आ रही है। एक बात तो तय है कि इस युद्ध में भारत ने अब तक जहां सिर्फ आतंकियों पर हमला किया है, उसने न तो पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, न किसी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को निशाना बनाया है, न आम लोगों को निशाना बनाया है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी जो बेस है, जहां से आतंक को पनाह मिलता है, जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, उसको निशाना बनाया है। और ये बात दुनिया भर में, यही बात भारत को सबसे अलग करती है। और दुनिया में पाकिस्तान और भारत की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक बदनाम मुल्क है। दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन वहीं मिला था। खुद भारत के विदेश मंत्री लगातार दुनिया भर के मंचों पर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पनाहगाह है आतंकियों का। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल पर माना कि वो पश्चिम के लिए, मतलब पश्चिम यूरोप के लिए या अमेरिका के लिए हमेशा से आतंक को पनाह देता रहा है। लेकिन इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट होगा ये भी बताऊंगा। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार गोलीबारी कर रही है, सीमावर्ती इलाका है, और 15 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका किस तरफ जाएगा। देखिए, करगिल के समय बुश राष्ट्रपति था अमेरिका का। उसने उस समय बहुत धमकाया था मुशर्रफ को, और तब बहुत सारे आतंकियों को जेल में डाला गया था और करगिल युद्ध खत्म हुआ था। लेकिन अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, ट्रंप या एलन मस्क, इसका किसी देश से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ बिजनेस व्यापारी हैं, ये बिजनेस की डील कर रहे हैं। अमेरिका की कोशिश होगी कि हथियारों की बिक्री बढ़े, और पाकिस्तान ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा खरीदार होगा। भारत की अपनी निर्भरता है हथियारों पर, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रूस से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात है। तो अमेरिका का पलड़ा फिलहाल भारत की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल भरोसेमंद शख्स नहीं है। फिलहाल भारत ने सारे टैरिफ खत्म कर दिए हैं। बिजनेस के तौर पे भारत सरकार की कोशिश है कि अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए जाए। उसके बाद आते हैं रूस के साथ। रूस में एक बड़ी बैठक भी हो रही है जो जर्मनी पर जीत की। रूस हमेशा से भारत का एक विश्वसनीय दोस्त रहा है और वो रहेगा भी। अब मामला फंसता है चीन को लेकर। तो चीन की विस्तारवादी नीति आप जानते हैं। एशिया में भारत चीन को किसी से खतरा है तो वो रूस से और एशिया से। रूस के साथ वो दोस्ती में है यूक्रेन युद्ध के समय से, क्योंकि रूस एक पैरामीटर्स अमेरिका के खिलाफ है। तो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चीन ने रूस से दोस्ती की। एशिया में उसका जो मेन जो कंटेंडर है, या जिसको कहें कि जिससे प्रतियोगिता है, जिससे रेस है, वो भारत है। चाहे वो मार्केट के लिहाज से हो, चाहे उपनिवेश बिजनेस के लिहाज से हो। चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े, लेकिन चीन की जो नीति है वो है कि चुपचाप अपना माल बेचो और तमाशा देखो। और इसी का फ़ायदा वो पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही पोर कर्ज में डूबा हुआ देश है। पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद है। पाकिस्तान में गोबर भक्तों की संख्या और ज़्यादा है, कट्टरपंथी और ज़्यादा है। वहाँ तो आतंकवाद को पालना पोसना भी लोग एडजस्ट कर चुके हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, किसी देश को बर्बाद करने के लिए दो तरह के लोग ज़रूरी होते हैं। एक गोबर भक्त जो पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान से दूर हो, और दूसरा कट्टरपंथी। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का कट्टरपंथी हो सकता है। वो धर्म के नाम पर कट्टरपंथी हो सकता है, वो जाति के नाम पर कट्टरपंथी हो सकता है, वो भाषा के नाम पर कट्टरपंथी हो सकता है, वो क्षेत्र के नाम पर कट्टरपंथी हो सकता है, वो जाति के नाम पर कट्टरवादी हो सकता है। ऐसे लोग उस देश को खुद बर्बाद कर देते हैं। थोड़े से शब्दों में समझिए कैसे बर्बाद करते हैं। वो अपने ही देश के नागरिकों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। वो ज्ञान विज्ञान से दूर होते हैं, तकनीक से दूर होते हैं। अभी जो भारत ने जो पराक्रम दिखाया है उसमें बताइए, गोबर से या तकनीक से? भारतीय सेना के पास मिसाइल है, गगनभेदी मिसाइल है, लक्ष्य को तय करके मारने वाला मिसाइल है। तो ये तकनीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कट्टरपंथी आप रहेंगे तो तकनीक आपके पास नहीं आएगा। तकनीक के लिए आपको स्कूल, कॉलेज, रिसर्च, इस पर खर्च करना पड़ता है। अमेरिका क्यों आगे है? तकनीक की वजह से। रूस क्यों आगे है? तकनीक की वजह से। चाइना क्यों आगे है? तकनीक की वजह से। आबादी के हिसाब से हम आगे हैं।
और पाकिस्तान में गोबर भक्त और कट्टरपंथी एक एक गोबर भक्त हैं, और कट्टरपंथी की संख्या जिस देश में ज़्यादा होगी उस देश का यही हाल होगा। आपने देखा था फिलिस्तीन, वो भी एक धार्मिक कट्टरपंथ देश है। तो ये सच्चाई है जिसको आपको मानना पड़ेगा। शुक्र मनाइए कि हम लोग पाकिस्तान से लाखों करोड़ों मील आगे हैं। हमारी सेना आर्थिक रूप से या तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम है। तो युद्ध के माहौल बन गए हैं, तनाव है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमृतसर में कुछ विस्फोट हुए, रात भर लोग अलर्ट पर रहे हैं। जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है, लेकिन सीमावर्ती इलाके में लगातार गोलीबारी हो रही है। वहीं भारत के जो कट्टरपंथी हैं, जो गोबर भक्त हैं, वो अब युद्ध को भी चुनावी रैली में भुनाने लगे हैं। बीजेपी के कुछ नेता पोस्टर्स लगाने लगे हैं जिसमें प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री। अब बताइए, ये युद्ध सेना लड़ रही है, ये युद्ध देश लड़ेगा, इसका किसी पार्टी से क्या मतलब है? भारत सरकार से भारत सरकार लड़ रही है युद्ध, तो भारत सरकार क्या किसी एक पार्टी की है? क्या सेना में जो लोग हैं वो एक पार्टी के हैं? तो ऐसे गोबर भक्तों से और कट्टरपंथियों से दूर रहिए। इन्हीं की वजह से इस देश में माहौल खराब होते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की सेना के अदम्य साहस है। वो अपनी देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में सबको पता है, दुनिया को पता है कि भारत की जो सेना है वो निर्विवाद रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत और अदम्य साहस रखती है। हमारी जो सबसे प्लस पॉइंट है वो भारत की ताकतवर सेना। भारत की सेना के बारे में बता दें, उनकी इच्छा शक्ति, अदम्य साहस को दुनिया भर में तारीफ मिलती है, और शांति सेना के रूप में उनका जो काम है दुनिया भर में, वो भी उनकी तारीफ के कायल हैं। तो भारत की छवि अब तक दुनिया में शानदार रही है। भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद का पनाह देने वाला देश माना गया है। तो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत की जो मजबूती है वो है, दुनिया भर में लोग भारत को दो तरह से देखते हैं। वो बुद्ध की तरफ से देखते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ से शांति का संदेश भी आता है, और एक ऐसा देश के तौर पे भी देखते हैं जो सामरिक रूप से भी मजबूत है। तो ये तो साफ है कि भारत की सेना जो है उसकी दुनिया भर में साख है। इस युद्ध में पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा, लेकिन भारत के जो कट्टरपंथी हैं उनको सीखना चाहिए। आज पाकिस्तान की ये दुर्दशा है, ये पाकिस्तान की हालत ख़राब है, तो इसकी वजह है वहाँ का कट्टरपंथ, वहाँ का गोबर भक्त। तो कोई भी देश, सोचिए पाकिस्तान क्या चाहता था। खुद भारतीय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रक्षा सचिव ने क्या कहा कि पाकिस्तान के जो आतंकी थे, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी थे, पाकिस्तानी सेना समर्थित आतंकी थे, वो ये चाहते थे कि भारत में सांप्रदायिक दंगा हो, और इसलिए धर्म पूछ के मारा गया। और यहाँ दिन रात कौन धर्म 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 के नाम पर हिंसा करता है, उनकी भी पहचान कीजिए। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गोबर भक्त हैं, जो चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, जो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जातिवाद के शिकार, जातिवाद भी फैलाते हैं। तो जो सांप्रदायिक है वो जातिवादी भी होगा, ये आप समझिए। और ऐसे ही लोग हैं, इनसे सावधान रहिए, ऐसे लोग को रिपोर्ट कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत में जो जातिवाद फैलाए, भारत में जो कट्टरपंथ फैलाए, वो भारत का किसी न किसी तरह से दुश्मन है, ये समझिए। और ऐसे लोग की पहचान आसान है। वो जाति के नाम पर नेताओं, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती जी हों, इन लोगों को गाली देते हैं। वो जाति के नाम पर तमाम लोगों से प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। और ऐसे ही लोग धर्म के नाम पर आजकल मुसलमानों को भी निशाना साधते हैं। मुसलमानों को, जब सोचिए सोफिया कुरैशी, जिस पर आज पूरा देश नाच कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि वो तकनीक की वजह से, वो पढ़ाई लिखाई की वजह से देश के हिस्से में। लेकिन आज भी इस देश में जब हम अभी भी बात कर रहे हैं, जब देश एकजुट है, जब देश मजबूत है, तब अभी भी जातिवादी जो हैं वो आरएसएस और धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो जातिवादी हैं, जो संघी हैं, वो अभी भी आरक्षण, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये समझिए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी बहुत लोग हैं जो मनुस्मृति का पाठ कर रहे हैं, जबकि आपको ज्ञान विज्ञान चाहिए। सोचिए, मनुस्मृति लागू होता तो आपको व्योमिका सिंह कमांडर नहीं मिलती। अगर मनुस्मृति लागू होता तो सोफिया कुरैशी
जो महिला हैं वो आपको आर्मी की इतनी बड़ी अधिकारी नहीं बन पाते। तो अभी भी जो लोग मनुस्मृति का पाठ कर रहे हैं वो देश को कमज़ोर बना रहे हैं। आज पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि वो कट्टरपंथी देश है, वो गोबर भक्तों की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है, और इसलिए वो ज्ञान विज्ञान पर ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई तकनीक पर ध्यान नहीं देता है। तो वही देश आज के देश दुनिया में अपनी लोहा मनवाएगा जिसके पास तकनीक होगा, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा। इसलिए और ये तभी होगा जब आप गोबर भक्ति से बाहर आएंगे, कट्टरपंथी से बाहर आएंगे और स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई पर जोर देंगे। तो हालात तनाव में हैं। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों का दुस्साहस लगातार जारी है और सेना उसे जरूर करारा जवाब देगी। लेकिन सोचिए, उन लोगों की पहचान कीजिए जो इस वक्त में भी जातिवाद कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, इंटरव्यू में शोषण कर रहे हैं, नौकरियों में अभी भी शोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, और खासकर जो दलित पिछड़े नेताओं को अभी भी टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा कौन लोग हैं जो इसका चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी भी पहचान कीजिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल तनाव है और भारत का पक्ष बहुत मजबूत है। ये साफ है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का सरगना है, आतंकियों को पनाह देता है। तो किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरपंथ, ये देखिए दोनों पोस्टर है जो बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो सोचिए, ये लोग युद्ध में भी वोट ढूंढ रहे हैं। पुंछ में 13 नागरिकों की जान चली गई है, 59 घायल हुए हैं। पुंछ में 44 एक्सपी डिवीजन विदेश मंत्रालय। तो सोचिए, लगातार सीमावर्ती इलाकों में भारतीय शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान को भारत की सेना करारा जवाब देगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो देश में जो जातिवाद और मनुवाद फैला रहे हैं उनसे सावधान रहा जाए। 13 भारतीयों की मौत हुई है, 59 घायल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ये बयान जारी किया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।